हेलो फ्रेंड्स, स्टडी टाइम में आपका स्वागत है। आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होगी क्योंकि आज की क्लास में हम देखेंगे इकोनॉमिक्स का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है गरीबी, पॉवर्टी। क्या टॉपिक है? गरीबी, है ना। ठीक है, इसको जानेंगे। तो गरीबी क्या है? गरीबी की जो परिभाषा है वो हर व्यक्ति के लिए अलग अलग हो सकती है, ठीक है। लेकिन हम इसे सार्वभौमिक स्तर पर समझेंगे। तो सार्वभौमिक स्तर पर क्या है गरीबी की परिभाषा? कि जीवन के लिए न्यूनतम उपभोग आवश्यकताओं की पूर्ति न होना गरीबी है। क्या है गरीबी? जीवन के लिए न्यूनतम उपभोग आवश्यकताओं की पूर्ति न होना गरीबी है। ठीक है, क्या समझे इस परिभाषा से? कि जीवन के लिए न्यूनतम उपभोग आवश्यकता, जैसे कि रोटी, कपड़ा, मकान, है ना, ये सारी आवश्यकताएं, शिक्षा हो गई, स्वास्थ्य हो गई, ये सब चीजें अगर इन चीजों की पूर्ति किसी की नहीं हो पा रही है, ठीक है, तो वो व्यक्ति क्या होगा? वो व्यक्ति होगा गरीब। ठीक है, लेकिन गरीबी जो है, ये जो है ना गरीबी, इसकी 20वीं सदी में अलग तरह की, 20वीं सदी में इसकी सिर्फ इतनी सी परिभाषा थी। 20वीं सदी में, ना, क्या थी 20वीं सदी में गरीबी की परिभाषा? कि जिस व्यक्ति के पास रोटी नहीं है, रोटी, कपड़ा और मकान, अगर किसी व्यक्ति के पास रोटी, कपड़ा, मकान नहीं है तो वो व्यक्ति क्या है? गरीब है। ठीक है, इस पर एक पुरानी मूवी भी बनी हुई है, आई थिंक उसका नाम भी शायद रोटी, कपड़ा, मकान ऐसे कुछ करके है ना। ठीक है, तो 20वीं सदी में क्या था? 20वीं सदी में गरीबी की परिभाषा सिर्फ इस दायरे में थी कि किसी व्यक्ति के पास रोटी, कपड़ा, मकान अगर नहीं है तो वो व्यक्ति गरीब है। ठीक है, लेकिन आज जब 21वीं सदी है तो हम क्या देखते हैं? सिर्फ इन्हीं बातों से तो तय नहीं होता कि कोई व्यक्ति गरीब है या अमीर है ना। इन सब रोटी, कपड़ा, मकान के साथ साथ क्या चाहिए होता है? रोटी, कपड़ा, मकान के साथ अच्छी हेल्थ चाहिए होती है, अच्छी एजुकेशन चाहिए होती है, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है, कुछ गाड़ी और ये भी होनी चाहिए होती है। ठीक है ना, तो इनसे ये सब चीजें जो व्यक्ति के पास है वो गरीब नहीं है। ठीक है, तो 21वीं सदी में परिभाषा में क्या जुड़ गया? कि स्वास्थ्य होनी चाहिए। रोटी, कपड़ा, मकान के साथ साथ क्या होना चाहिए? इन सब चीजों के साथ साथ क्या होना चाहिए? स्वास्थ्य होना चाहिए, शिक्षा होनी चाहिए, है ना। स्वास्थ्य होनी चाहिए, शिक्षा होनी चाहिए, अवसंरचना होनी चाहिए, पर्याप्त साधन होने चाहिए। उसके पास क्या होना चाहिए? पर्याप्त साधन। अगर व्यक्ति के पास है तो वो व्यक्ति गरीब नहीं है। ठीक है, क्या है 21वीं सदी में परिभाषा? की रोटी, कपड़ा, मकान के साथ शिक्षा होनी चाहिए, स्वास्थ्य होना चाहिए पर्याप्त, उसके पास जीवन को जीने के लिए, जीवन को भी कैसे? गरिमापूर्ण जीवन को जीने के लिए उसके पास क्या होनी चाहिए? पर्याप्त साधन होने चाहिए। ठीक है, ये क्या है? 21वीं सदी में गरीबी की परिभाषा थी। ठीक है, यदि समाज का एक बड़ा हिस्सा, गरीबी की एक और परिभाषा से हम समझ सकते हैं, यदि समाज का एक बड़ा हिस्सा वंचना या निर्धनता, है ना, यदि समाज का एक बड़ा हिस्सा वंचना या निर्धनता से ग्रस्त हो तथा जीवन धारण की न्यूनतम उपभोग आवश्यकताओं की प्राप्ति नहीं कर पाता हो तो ऐसी आर्थिक समृद्धि के साथ ही समावेशी विकास अर्थहीन हो जाता है। ठीक है, इसमें क्या देखो, क्या है कि यदि समाज का एक बड़ा हिस्सा, ना, समाज का एक बड़ा तबका जो क्या है वो निर्धनता से जीवन व्याप्त कर रहा हो, वंचना हो उसके जीवन में, है ना, और जीवन धारण की वो न्यूनतम उपभोग आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पा रहा हो। ठीक है, क्या नहीं कर पा रहा हो? समाज का एक बड़ा हिस्सा न्यूनतम जीवन उपभोग की आवश्यकता है, ये जो न्यूनतम आवश्यकता है अगर इनको पूरा नहीं कर पा रहा हो, ठीक है, तो ऐसी आर्थिक समृद्धि के साथ, ठीक है, क्या है? ऐसी आर्थिक समृद्धि ही समावेशी विकास अर्थहीन हो जाता है। ठीक है, क्या है? आर्थिक समृद्धि के साथ समावेशी विकास जो है वो अर्थहीन हो जाता है। समावेशी विकास होता है वो हम धीरे धीरे नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो देखो इसमें क्या है कि जैसे आज हमारे देश की जीडीपी तो बढ़ती जा रही है ना, क्या हो रहा है? जीडीपी बढ़ रही है ना, लेकिन साथ ही साथ जीडीपी बढ़ने के साथ साथ क्या, देश के कुछ 1 या 2% लोग हैं जिनकी आय बढ़ रही है ना, बाकी के जो व्यक्ति है, ठीक है, जो आम जनता जो है उनकी इनकम पर इतना कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ा है, और मतलब उनकी इनकम इतनी बड़ी नहीं, और कोविड के बाद तो गरीब जो है और गरीब हुआ है और अमीर हुआ है। ठीक है, तो ऐसा जो अगर आर्थिक समृद्धि हो रही है तो वो किसी काम की समृद्धि
नहीं होती है, ठीक है, वो अर्थहीन हो जाती है, ठीक है। क्या होता है कि जीडीपी तो बढ़ रही है, पर अगर लोगों के पास उनकी न्यूनतम उपभोग आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पा रही है तो ऐसा आर्थिक विकास, इससे आर्थिक समृद्धि अर्थहीन हो जाती है, ठीक है। फिर एक अर्थशास्त्री थे रेगनर नेकर से, उन्होंने कहा था, उन्होंने बहुत अच्छी परिभाषा दी थी गरीबी की। क्या नाम है? रेगनर नर्कर्स। क्या कहा था इन्होंने, रेगनर नर्कर्स ने, कि कोई व्यक्ति गरीब है, कोई व्यक्ति गरीब है क्योंकि वह गरीब है। कोई व्यक्ति गरीब, कोई व्यक्ति गरीब है क्योंकि वह व्यक्ति गरीब है, क्योंकि वह गरीब है। ये मेरी बहुत पसंदीदा परिभाषा में से है। रेगनर नर्कर्स ने कहा था कि कोई व्यक्ति गरीब है क्योंकि वह गरीब है, ठीक है। ये बहुत ही अच्छी परिभाषा है। इससे आप समझ सकते हो जैसे कि अगर कोई बिजनेस भी शुरू करना होता है या कोई भी है ना, कोई भी काम शुरू भी करना होता है, ठीक है, तो उसके लिए भी तो स्टार्टिंग में पैसा चाहिए होता है ना। तो गरीब व्यक्ति जब अगर अपनी रोटी कपड़ा मकान की आवश्यकता को भी पूर्ति नहीं कर पा रहा हो और ना ही वो अपनी अच्छी एजुकेशन पे ध्यान दे पा रहा हो, ना ही स्वास्थ्य पे ध्यान दे पा रहा हो, तो वो कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा, ठीक है। तो क्या है रेगनर नर्कर्स के अनुसार कि कोई व्यक्ति गरीब है क्योंकि वह गरीब है, ठीक है। ये बहुत ही अच्छी परिभाषा है, ठीक है। अब समझ में आ गया होगा कि गरीबी क्या है। गरीबी निम्नतम जीवन यापन स्तर प्राप्त कर न करने की दशा है, ठीक है। गरीबी क्या है कि निम्नतम जीवन यापन स्तर प्राप्त करने की असमर्थता, यानी जब निम्नतम जीवन स्तर भी प्राप्त नहीं किया जा सकता हो तब उस स्थिति को गरीबी कहते हैं। और ये परिभाषा किसने दी है? ये परिभाषा दी है वर्ल्ड बैंक ने। वर्ल्ड बैंक ने क्या परिभाषा दी है कि यदि व्यक्ति न्यूनतम जीवन उपभोग की आवश्यकता भी पूरी न कर पाता हो, की आवश्यकता भी पूरी न कर पाता हो, वह व्यक्ति क्या है? वह व्यक्ति गरीब, ठीक है। यह दशा क्या है? यह दशा गरीब है। और मतलब यदि कोई व्यक्ति न्यूनतम जीवन यापन की आवश्यकताओं को भी अगर पूरा नहीं कर पा रहा होता है तो ये दशा क्या है? ये स्थिति क्या है? ये स्थिति गरीबी है, ठीक है। फिर एक और है प्रोफेसर अमर्त्य सेन थे। उन्होंने कहा था कि गरीबी क्षमताओं का अभाव है। प्रोफेसर अमर्त्य सेन थे। कौन थे? प्रोफेसर अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन, अमर्त्य। इन्होंने क्या कहा था कि गरीबी जो है वो क्षमताओं का अभाव है। गरीबी क्षमताओं का अभाव है। प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने क्या दी थी गरीबी की परिभाषा? गरीबी क्षमताओं का अभाव, ठीक है। अब हम जानेंगे, आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि गरीबी क्या है। अब हम जानेंगे गरीबी के प्रकार, ठीक है। गरीबी कितने प्रकार की होती है? गरीबी के प्रकार, बस गरीबी को हम क्या करते हैं? गरीबी को हम 3 भागों में बांटते हैं कि कितने गरीबी के हम कितने प्रकार पढ़ेंगे? गरीबी के हम पढ़ेंगे 3 प्रकार, ठीक है। सापेक्षिक गरीबी, निरपेक्ष गरीबी और बहुआयामी गरीबी। पहली कौन सी है? सापेक्षिक गरीबी। सापेक्षिक गरीबी यानी कि रिलेटिव प्रॉपर्टी, है ना। फिर है निरपेक्ष गरीबी, और तीसरी है बहुआयामी गरीबी, ठीक है। गरीबी के कितने प्रकार है? गरीबी के 3 प्रकार है, सापेक्षिक गरीबी, निरपेक्ष गरीबी और
बहुआयामी गरीबी, ठीक है। अब हम जानेंगे सापेक्षिक गरीबी क्या है ना, रिलेटिव पॉवर्टी क्या है, ठीक है। तो क्या है कि दूसरों की तुलना में गरीबी की स्थिति, सापेक्षिक गरीबी क्या है, तो दूसरों की तुलना में, दूसरों की तुलना में सापेक्षिक गरीबी है ना, दूसरों की तुलना में गरीबी है ना, दूसरों की तुलना में गरीबी, दूसरों की तुलना में गरीबी की स्थिति है ना, दूसरों की तुलना में गरीबी की स्थिति क्या है, सापेक्षिक गरीबी है। देखो इसको इस आधार से समझ सकते हैं कि अपने यहाँ पे एक कहावत है ना कि दूसरों की थाली में घी ज्यादा दिखता है ना, तो देखो इसमें हम समझ सकते हैं जब हम किसी व्यक्ति की किसी से तुलना करते हैं, ठीक है। जैसे कि आपका कोई फ्रेंड है, वो आपसे ज्यादा आपसे ज्यादा उसके पास पैसे और आपके पास कम है ना, तो जब आप एक दूसरे की तुलना कर रहे हो तो पता चल रहा है कि ए व्यक्ति जो है उसके पास कम पैसा है, बी व्यक्ति के पास ज्यादा पैसा है, तो ये जो तुलना हुई ये तुलना कहलाएगी सापेक्षिक गरीबी, ठीक है। ये गरीबी को जो ये प्रकार होगा, इस तरीके से जो तुलना की जा रही है वो कहलाएगी सापेक्षिक गरीबी, यानी कि दूसरों की तुलना में जब गरीबी की स्थिति को मापा जाता है, जाना जाता है, तो उसे हम कहते हैं सापेक्षिक गरीबी, ठीक है। यह किसी देश में पाई जाने वाली असमानता की स्थिति को भी असमानता की स्थिति भी इसी के अंदर आती है। क्या है, किसी देश में पाई जाने वाली, किसी देश में पाई जाने वाली असमानता की स्थिति, असमानता की स्थिति इसी के अंदर आती है ना। सापेक्षिक गरीबी क्या है, सापेक्षिक गरीबी है कि दूसरों की तुलना में, ठीक है, दूसरों की तुलना में जब हम गरीबी की स्थिति को मापते हैं, है ना, क्या है, दूसरों की तुलना में गरीबी की स्थिति सापेक्षिक गरीबी होती है, और किसी देश में पाई जाने वाली असमानता की स्थिति इसी के अंतर्गत आती है, ठीक है। क्या बात होता है, किसी भी देश में, जैसे अभी हमारे देश में देखते हैं कि कोविड के बाद जो अमीर थे वो और अमीर हुए, जो गरीब थे वो और गरीब हुए, ठीक है। तो ये हमने माना, और ये भी देखा जा रहा है कि अभी क्या है, भारत में एक असमानता है ना, आर्थिक स्तर पर जो असमानता है वो बहुत ही बढ़ चुकी है, ठीक है। तो वो जो देखा जा रहा है वो किसके अंदर देखा जा रहा है, वो सापेक्षिक गरीबी में देखा जा रहा है, ठीक है। यानी कि ए व्यक्ति है, इसकी इनकम है 100 रुपए, कितना है, 100 रुपए। ये बी व्यक्ति है ना, इसकी इनकम है 50,000 रुपए, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में जो गैप आ रहा है ना, या इन दोनों के बीच में हम तुलना कर रहे हैं कि इसकी इनकम इतनी है, इसकी इनकम इतनी है, ठीक है। ये किसके अंदर आएगी, ये सापेक्षिक स्थिति में, है ना। जैसे कि किसी के ए व्यक्ति है, इसकी इनकम है 20,000, और ये बी व्यक्ति है, इसकी इनकम है 50,000, ठीक है। तो ये जो हम इन दोनों के बीच में तुलना कर रहे हैं, ये तुलना ही शामिल होगी सापेक्षिक गरीबी में, ठीक है। और ये क्या है, सापेक्षिक गरीबी, तो ये औसत जीवन स्तर बनाए रखने के अभाव की स्थिति है। सापेक्षिक गरीबी क्या है, औसत जीवन स्तर को, औसत जीवन स्तर बनाए रखने की स्थिति है, औसत जीवन स्तर बनाए रखने की अभाव की स्थिति है। किसी व्यक्ति या परिवार की आय या संपत्ति की तुलना समाज की औसत आय से की जाती है, ठीक है। इसमें क्या किया जाता है सापेक्षिक गरीबी में, कि कोई व्यक्ति है, जैसे ए और बी है, ठीक है, कोई व्यक्ति जिसकी आय या परिवार क्या है ना, किसी व्यक्ति या परिवार की आय या संपत्ति की तुलना, ठीक है, किसी व्यक्ति या परिवार की आय या संपत्ति की तुलना किससे की जाती है, जब संपत्ति की तुलना समाज की औसत आय से की जाती है तो वो किसमें की जाती है, वो की जाती है सापेक्षिक गरीबी में, ठीक है। और इस प्रकार की गरीबी में यद्यपि व्यक्ति के पास अपनी न्यूनतम उपभोग आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु न्यूनतम आय हो सकती है। क्या होता है इस प्रकार की गरीबी में, कि इस प्रकार की गरीबी में व्यक्ति के पास क्या होता है, अपनी न्यूनतम उपभोग आवश्यकताओं की पूर्ति करने हेतु संसाधन हो सकते हैं, ठीक है, या उसके पास आय हो सकती है। यानी कि इसके पास 20,000 है और इसके पास 50,000 रुपए है ना, तो हम देखते हैं कि 20,000 रुपए है, और ये अपने एजुकेशन पे, अपने स्वास्थ्य पे, रोटी कपड़ा मकान पे, मतलब अपनी जो इसकी जो न्यूनतम उपभोग आवश्यकता है, इनकी वो क्या कर सकता है, पूर्ति कर सकता है, ठीक है। किंतु आर्थिक के साथ ही शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय तक पहुंच, अवसर की क्षमता इत्यादि के आधार पर वंचना की स्थिति होती है, ठीक है। क्या होता है कि जैसे ये व्यक्ति है 100 रुपए कमा रहा है और ये 50,000 रुपए कमा रहा है ना, ठीक है। तो हमें क्या पता चल रहा है कि ये व्यक्ति इसकी न्यूनतम उपभोग आवश्यकताओं की तो पूर्ति कर लेगा, है ना, क्या कर लेगा, चलो ये 100 से इसका थोड़ा बढ़ा देते हैं और 500 कर देते हैं ना, ठीक है। ये व्यक्ति क्या कर लेगा, इसकी न्यूनतम उपभोग आवश्यकताओं की पूर्ति कर लेगा। बट ये जो 50,000 रुपए कमा रहा है,
ऑफ कोर्स इसकी तुलना में इसके बच्चों को अच्छी एजुकेशन देगा, है ना, इसके बच्चों को अच्छा हेल्थ भी मिलेगा, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा, है ना। तो क्या होगा, तो हमें इस सापेक्षिक गरीबी में हमें क्या पता चल रहा है कि हम एक तो तुलना कर रहे हैं, ठीक है। सापेक्षिक गरीबी में जब दो व्यक्तियों की या समाज किसी व्यक्ति या परिवार की इनकम की जब समाज की औसत आय से तुलना की जाती है ना पहले तो, ठीक है। अब हमें इससे क्या पता चल रहा है कि ये 500 रुपये कमा रहा है, ये अपनी आवश्यकताएं तो पूरी कर पा रहा है। जैसे हमने जो गरीबी की परिभाषा देखी थी उसमें क्या था कि न्यूनतम उपभोग की आवश्यकता भी पूरी नहीं कर पाता, वो व्यक्ति गरीब है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, ये 500 रुपये है इसकी इनकम और ये इसकी क्या कर पा रहा है, सारी आवश्यकताएं, न्यूनतम जो इसकी आवश्यकता है वो पूरी कर पा रहा है, ठीक है। लेकिन ये जो व्यक्ति है जिसकी 500 जिसकी 50,000 रुपये, ऑफकोर्स ये क्या करेगा, ये इसके बच्चों को ज़्यादा अच्छे से एजुकेशन दे सकता है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इसके पास इससे भी ज़्यादा अच्छी सुविधाएं अवेलेबल होगी, ठीक है। तो यही इसी बात का मापन किस में किया जाता है, इसी चीज़ का मापन किया जाता है सापेक्षिक गरीबी में। यही है सापेक्षिक गरीबी, ठीक है। तो सापेक्षिक गरीबी क्या है कि दूसरों की तुलना में दूसरों की तुलना, ठीक है, दूसरों की तुलना में गरीबी की स्थिति। क्या है सापेक्षिक गरीबी, दूसरों की तुलना में गरीबी की स्थिति सापेक्षिक गरीबी होती है, ठीक है। अब ये जो सापेक्षिक गरीबी है इसको मापते कैसे हैं वो देखेंगे ना। क्या होता है, ये जो सापेक्षिक गरीबी है इसको मापते कैसे हैं, या सापेक्षिक गरीबी की जो गणना है ना वो कैसे की जाती है, ठीक है, मापने के तरीके या विधियां। तो सापेक्षिक जो ये है इसको हम दो तरीके से माप सकते हैं। सापेक्षिक गरीबी को मापने के दो तरीके, पहला है लोरेंज वक्र, कौन सा है, लोरेंज वक्र, और दूसरा है गिनी गुणांक, गिनी गुणांक, ठीक है। ये दोनों क्या है, ये सापेक्षिक गरीबी को मापने के तरीके या विधियां। ठीक है, सापेक्षिक गरीबी को मापने के तरीके और विधियां दो है, पहला है लोरेंज वक्र के आधार पर और दूसरा है गिनी गुणांक के आधार पर, ठीक है। पहले समझते हैं हम लोरेंज वक्र को, किसको समझेंगे, लोरेंज वक्र। ये जो लोरेंज वक्र है ये 1905 में विकसित किया गया था, किसके द्वारा, मैक्स और लोरेंज के द्वारा, है ना, मैक्स ओ लोरेंज। उन्नीस सौ 5 में विकसित किया गया था। ठीक है, सापेक्षिक जो गरीबी है इसको मापने के कितने तरीके हैं, तो सापेक्षिक गरीबी को मापने के तरीके हैं दो, ठीक है, लोरेंज वक्र और गिनी गुणांक, ठीक है। ये जो लोरेंज वक्र है इसे हम समझते हैं, उससे पहले हम जान लेते हैं कि लोरेंज वक्र को मैक्स और लोरेंज के द्वारा 1905 में विकसित किया गया था, ठीक है। ये जो लोरेंज वक्र है ये देश के लोगों के बीच आय की विषमता को ज्ञात करने का तरीका है। क्या है, देश के लोगों के बीच आय की विषमता को ज्ञात करने का तरीका है। आप चाहें तो नोट्स भी बना सकते हैं ना, ठीक है। तो क्या है, सापेक्षिक हमने समझा कि गरीबी में पहला प्रकार है सापेक्षिक गरीबी, ठीक है। अब सापेक्षिक गरीबी जो है इसको मापने की दो तरीके या विधियां है, ठीक है। पहला है लोरेंज वक्र और दूसरा है गिनी गुणांक, ठीक है। लोरेंज वक्र क्या है, तो मैक्स और लोरेंज के द्वारा, लोरेंज वक्र को मैक्स और लोरेंज के द्वारा 1905 में विकसित किया गया था और ये किसी देश के लोगों के बीच आय की असमानता को ज्ञात करने का तरीका है, ठीक है। लोरेंज वक्र के द्वारा हम क्या करते हैं, किसी देश के लोगों के बीच आय की असमानता, है ना, यानी कि चार व्यक्ति हैं जैसे कि ए बी सी डी, तो इन लोगों की आय जरूरी नहीं एक जैसी हो, तो इन लोगों के आय के बीच कितना गैप है ना, कितना अंतर है, ठीक है। तो देश के लोगों के बीच आय की असमानता को ज्ञात करने का तरीका हमें कहाँ से देखते हैं, वो हम देखते हैं लोरेंज वक्र से।
लोरेंज वक्र का प्रत्येक बिंदु उन लोगों को प्रदर्शित करता है जो निम्नतम जीवन यापन कर रहे हो ना, निम्नतम स्तर पर जीवन यापन कर रहे हो। देखो क्या कहना, मैं सापेक्ष गरीबी को मापने का एक जो तरीका है वो है लोरेंज वक्र, है ना। लोरेंज वक्र, इसका प्रत्येक बिंदु उन लोगों को प्रदर्शित करता है जो निम्नतम स्तर पर जीवन यापन कर रहे हो। ठीक है, अब हम समझते हैं लोरेंज वक्र। देखो है ना, इधर रखते हैं प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय है ना, पर पर्सन इनकम। ठीक, क्या है 0, ठीक है, और नीचे हम रखेंगे जनसंख्या, जनसंख्या पॉपुलेशन, है ना। देखो ठीक है, लोरेंज वक्र है ना, एक ग्राफ बनाया हमने, प्रति व्यक्ति आय और जनसंख्या। ठीक है, अब एक आइडियल लाइन तो क्या होती है कि जो जितनी जनसंख्या होती है उसके पास उतनी इनकम होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि 20% लोगों के पास 20% इनकम होनी चाहिए, 40% लोगों के पास कितनी होनी चाहिए 40, 60 के पास 60 होनी चाहिए, 80 के पास 80 होनी चाहिए, और 100% लोगों के पास कितनी होनी चाहिए 100% इनकम। ये इसे कहते हैं लाइन ऑफ आइडियल। क्या कहते हैं, लाइन ऑफ आइडियल। ठीक है, इस तरीके से होना चाहिए। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, समानता की आदर्श रेखा। ठीक है, क्या कहते हैं इस लाइन को, समानता की आदर्श रेखा, समानता की आदर्श रेखा। मतलब आप समझे क्या है इसका मतलब, कि व्यक्तियों के पास जैसे 20% लोग हैं तो उनके पास 20% आय होनी चाहिए, 40% जनसंख्या के पास 40% आय होनी चाहिए। मतलब क्या है कि जितनी जनसंख्या है उनके बीच समान रूप से आय होनी चाहिए। ठीक है, ये है ये जो लाइन है इसे हम कहेंगे आइडियल लाइन, है ना। क्या है, समानता की आदर्श रेखा, ऐसा होना चाहिए, है ना। क्या है, जैसे कि क्या कहते हैं कि सच बोलना चाहिए, सब बोलते नहीं है, बोलना चाहिए, बस उसी तरीके से क्या है कि समानता की आदर्श रेखा है, क्या है कि 20% लोगों के पास 20% आय, 40 के प्रति पास 40, और 100% लोगों के पास 100% आय होनी चाहिए, यानी कि सभी लोगों के बीच समान रूप से आय वितरित होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ठीक है, क्या होता है, रियलिटी ऐसी होती नहीं है। ठीक है, रियलिटी कुछ और होती है, जैसे कि देखो हमने क्या देखा कि गिनी गुणांक जो है ना क्या दर्शाता है, मतलब समानता की आदर्श रेखा। ठीक है, इधर है प्रति व्यक्ति आय और इधर है जनसंख्या। हमने क्या देखी, समानता की आदर्श रेखा, इस तरीका से होना चाहिए। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि ये जो रेखा होती है ना, आय वाली आय स्तर की जो रेखा होती है वो हमेशा नीचे होती है, समानता की आदर्श रेखा से नीचे होती है। ठीक है, यानी इसे कहते हैं, ये जो समानता की आदर्श मतलब ये जो लाइन है समानता की आदर्श रेखा से, इसके नीचे जो ये वक्र बनता है, ठीक है, इसे कहा जाता है लोरेंज वक्र। क्या कहा जाता है इसे, लोरेंज वक्र। ठीक है, और ये जो लोरेंज वक्र है ये जितना इस आदर्श रेखा से दूर होगा, ठीक है, ये लोरेंज वक्र जितना ही समानता की आदर्श रेखा से दूर होगा उतना क्या होगा, उतनी अधिक असमानता होगी, उतनी अधिक लोगों के बीच में आय की असमानता पाई जाएगी। ठीक है, उतनी अधिक असमानता होगी। ठीक है, अगर देखो अगर ये यू हुआ तो क्या देख पा रहे हम कि असमानता कम हुई। ठीक है, और अगर ये वाला एरिया बढ़ा तो क्या हुआ, असमानता अधिक हुई। ठीक है, तो क्या है, इसे कहते हैं लोरेंज वक्र। ये जो वक्र बनता है ना असमानता की
समानता की जो आदर्श रेखा है उसके नीचे इस तरीके से जो वक्र बनता है इसे कहा जाता है लोरेंज वक्र। और ये लोरेंज वक्र क्या दर्शाता है? लोरेंज वक्र दर्शाता है कि ये समानता की आदर्श रेखा से जितना अधिक लोरेंज वक्र दूर होगा, ठीक है, यानी कि ये जो दूरी है ये कम दूरी है और ये ज्यादा दूरी, ठीक है, तो ये दूरी जितनी अधिक होगी, है ना, ये दूरी जितनी अधिक होगी उतनी क्या होगी, उतनी ही उस देश में लोगों के बीच आय असमानता व्याप्त होगी। ठीक है, समझ में आया कि क्या है लोरेंज वक्र? एक आय की समानता रेखा, आदर्श रेखा होती है। ठीक है, आदर्श रेखा में हम क्या उम्मीद करते हैं कि सभी लोगों के पास बराबर है। ठीक है, यानी कि ए बी सी डी जितने व्यक्ति है सबके पास 100 रुपए करके सबके पास बराबर आए। ठीक है, लेकिन ऐसा रियलिटी में होता नहीं है। ठीक है, तो क्या है कि ये जो आदर्श रेखा के नीचे जितना वक्र आय को दर्शा रहा है ना, जितना वक्र नीचे बढ़े, मतलब आय असमानता की जो आदर्श रेखा है उसके नीचे जो ये वक्र बनता है, ठीक है ना, आय को दर्शाने के लिए उस वक्र को नाम दिया जाता है लोरेंज वक्र। ठीक है, और ये लोरेंज वक्र इस समानता रेखा से जितना अधिक दूर होता है उतनी ही क्या होती है, उतनी ही लोगों के बीच आय असमानता देखी जाती है। ठीक है, फिर है गिनी गुणांक। अब क्या देखेंगे हम, दूसरा क्या है सापेक्षिक गरीबी को मापने का तरीका, वो है गिनी गुणांक। दूसरा क्या तरीका है, गिनी गुणांक, है ना। गिनी गुणांक, गिनी गुणांक को अर्थशास्त्री है इटली के, कहाँ के अर्थशास्त्री है, इटली के कोराडो गिनी, इटली के गिनी गुणांक को इटली के कोराडो गिनी के द्वारा 1912 में, कब, 1912 में विकसित किया गया था। ये जो कोराडो गिनी है इन्होंने क्या किया, लोरेंज वक्र था इसी को ही और अच्छे से समझाने का प्रयास किया है। ठीक है, तो क्या है, गिनी गुणांक जो है इटली के कोराडो गिनी के द्वारा 1912 में विकसित किया गया था। ठीक है, मापने का एक सांख्यिकी उपाय है। क्या है गिनी गुणांक, क्या करता है, किसी देश के धनी और निर्धन लोग की आय या संपदा, है ना, लोगों की आय या संपदा, आय या संपदा में विद्यमान अंतर को मापने का एक सांख्यिकी उपाय है। देखो गिनी गुणांक क्या है, तो ये पहला तो इटली के कोराडो गिनी के द्वारा विकसित किया गया था। और गिनी गुणांक से हम किसको मापते हैं, गिनी गुणांक से हम मापते हैं सापेक्षिक गरीबी को। ठीक है, तो गिनी गुणांक इटली के कोराडो गिनी के द्वारा 1912 में विकसित किया जाता है। और ये जो गुणांक है गिनी गुणांक, ये क्या करता है, ये देश के धनी और निर्धन लोगों के बीच आय या संपदा को लेकर जो विद्यमान अंतर होता है उसको मापता है। ठीक है, उसको मापने का एक सांख्यिकी उपाय है। ठीक है, और गिनी गुणांक जो है वो 0 से 1 तक होता है। इसको जो सांख्यिकी उपाय है और इसका जो ये सांख्यिकी मान है ना, ठीक है, ये क्या होता है, 0 से 1 होता है। क्या होता है, गिनी गुणांक में सांख्यिकी मान क्या होता है, 0 से 1 होता है। 0 क्या करता है, 0 पूर्ण समानता को दर्शाता है। 0 यानी क्या है, गिनी गुणांक के अनुसार पूर्ण समानता, यानी कि जितने भी लोग हैं उन सबके पास क्या है, उन सबके पास बराबर, बिल्कुल बराबर समान रूप से उनके पास आय और संपदा का वितरण। ठीक है, लेकिन एक क्या करता है, एक आय असमानता को दर्शाता है। ठीक है, 0 पूर्ण समानता को दर्शाता है, जिसका अर्थ है कि सभी के पास समान आय है, जबकि एक पूर्ण असमानता को दर्शाता है। ठीक है, एक अंक क्या करता है, एक अंक पूर्ण असमानता, दोनों बातों पर ध्यान दो। 0 क्या दर्शाता है, 0 पूर्ण
समानता को दर्शाता है, और एक जो है वो पूर्ण असमानता को दर्शाता है, जिसका अर्थ क्या हुआ, एक का अर्थ हुआ आय का अति उच्च असमान वितरण है, ठीक है। यानी कि लोगों के पास अगर एक गया है गिनी गुणांक में, तो क्या है, लोगों के पास अनइक्विलिटी, यानी कि बहुत ही कम लोगों के पास बहुत सारा पैसा है और बहुत सारी जनता के पास मतलब पैसा नहीं है, ठीक है। तो क्या है, 0 यानी पूर्ण समानता और 1 यानी पूर्ण असमानता को दर्शाता है, ठीक है। अब देखते हैं गिनी गुणांक, है ना। गिनी गुणांक की देखो गणना कैसे की जाती है ना, तो वो ही ग्राफ बनेगा, इधर क्या होगी, इनकम, और इधर क्या होगी, पॉपुलेशन, जनसंख्या, ठीक है। ठीक है, क्या है, इनकम और पॉपुलेशन, ठीक है। अब हमने क्या देखा था लोरेंज वक्र में, कि ये जो लाइन है यहाँ से इस तरीके से, ये कौन सी लाइन होती, ये लाइन होती समानता, आदर्श समानता रेखा ना, ठीक है। ये लाइन क्या थी, आदर्श समानता रेखा, ठीक है। और ये लोरेंज वक्र, और इस तरीके से कौन सा वक्र बन रहा था, ये बन रहा था लोरेंज वक्र, ये हमने अभी देखा था, ठीक है। तो ये जो गिनी गुणांक क्या कहता है, ये गिनी गुणांक ए और बी, ठीक है। इस लाइन के लोरेंज, ये जो वक्र है, इसके लाइन के ऊपर और इसके लाइन के नीचे, इस लाइन के नीचे के लोगों की आय को मापता है, ठीक है। यानी कि लोरेंज वक्र के ऊपर और लोरेंज वक्र के जो नीचे का क्षेत्र है, नीचे के लोगों की जो आय है, उनको मापता है, ठीक है। तो गिनी गुणांक की गणना कैसे की जाती है, गिनी गुणांक निकाला कैसे जाता है, गिनी गुणांक निकाला जाता है, फॉर्मूला क्या हो गया, ए ऊपर रहेगा और फिर a प्लस बी, ठीक है। गिनी गुणांक को कैसे निकाला जाता है, a ऊपर होगा और a प्लस बी, ठीक है। जैसे कि हमने मान लिया कि यहाँ पर 20 है और यहाँ पे 50 है, ठीक है। तो किस तरीके से निकालेंगे गिनी गुणांक, 20, फिर यहाँ पे 20 प्लस 50, ठीक है। अब ये जो मान आएगा, ठीक, ये जो मान आएगा, ये मान क्या होगा, ये मान इसको जो सोल्व करेंगे और ये जो मान आएगा वो मान दर्शाएगा कि देश में कितनी समानता या असमानता है, देश में कितनी समानता या असमानता है, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि सापेक्षिक जो गरीबी है उसे मापने के हमने 2 तरीके देखे हैं ना, एक तो है लोरेंज वक्र और एक है गिनी गुणांक, ठीक है। इसके आगे भी और जैसे कि कुजनेस ग्राफ है, फिर निरपेक्ष गरीबी है, इन सबको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अगर आपको समझ में आया हो तो आप लाइक भी कीजिए, ताकि मुझे उससे मोटिवेशन मिलता है और मैं आपके लिए इस तरीके से बेस्ट क्लासेस लाने की कोशिश करूँगी। थैंक यू।